अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। मैं उमर शरीफ शो के साथ हाजिर खिदमत। शरीफ शो का बुनियादी मकसद है कि हम वो बातें उन लोगों के साथ करें जो उनके साथ कोई नहीं करता। आखिर हम उन लोगों को निकाल के लाएं, उनमें से उस शख्सियत को निकालें जिसे हम देखना चाहते हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ ज़िंदगी की मुश्किल तरीन बातें जो मेरी समझ में आई हैं कि इंसान ज़िंदगी में मुश्किल में कहाँ आ जा सकता है। एक तो जेल में मुश्किल, जेल, टीवी का खेल और रेल। अल्लाह इनसे सबको बचाए। जेल में सख्त प्रॉब्लम, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जेल में कौन होता है? जेलर। सख्त, बड़ी बड़ी मूंछों वाला, मोटी मोटी आंखें, लाल लाल उसमें डोरे, बड़ा सा डंडा हाथ में। जब ऐसा सख्त आदमी जेलर होता है, उस जेल में वक्त गुजारना, उस जेल में रहना, उस जेल में हक की बात करना, सच बोलना मुश्किल है। एक जेलर जब रिटायर हो जाता है तो फिर भी उसमें से जेलर नहीं जाता। जेलर साहब रिटायर हुए, रिटायर होने के बाद उन्होंने पोल्ट्री फार्म खोल लिया। खौफजदा रहते थे लोग, उनसे कांपते थे। पोल्ट्री फार्म खोल लिया। उनको इस बात पर बड़ा गुस्सा चढ़ता था कि मुर्गियां जो हैं वो अंडे बहुत कम तादाद में दे रही। गुस्सा आता था। एक दिन वो आए, उन्होंने सारी मुर्गियों को बाहर निकाला, कहा सुनो, तुम लोग मुझे जानते नहीं हो। मैं ऐसा जालिम किस्म का जेलर हूं कि मैं जिस जेल में गया हूं, लोग उस जेल से बाल नोचते हुए बाहर निकल गए। लोगों ने कहा कि हमें सजाए मौत दे दो मगर इससे निजात दे दो। मैं ऐसा खतरनाक था, मैं यूं था, मैं वो था। सब मुर्गियां डर गई। बोले कल से मुझे हर मुर्गी से 3 अंडे चाहिए, अदरवाइज बहुत बुरा होगा। कह के जेलर चला गया। दूसरे दिन उसने टोकरा उठाया, 3 अंडे। जिस मुर्गी पे से टोकरा उठाया, 3 अंडे। एक टोकरा उठाया, 1 अंडा। उसने कहा मैंने कल कहा था ना, 3 अंडे 1 अंडा। उसने कहा हुजूर मेरी बात सुने, मैं मुर्गी नहीं हूं, मैं मुर्गा हूं। और ये अंडा भी मैंने आपके खौफ से दिया है। तो खौफ ज़दा होकर के आदमी मुर्गा भी हो तो अंडा दे देता है, और अगर कोई आदमी उन हालात में भी खौफज़दा ना हो तो फिर उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। और रेल के ऊपर बात ये करूँगा कि रेल जो है उसके निज़ाम को दुरुस्त करना चाहिए, और रेल को उसका इस्तेमाल आवाम की सहूलत है, उसके लिए उसे ज़रूर उसको इस्तेमाल करना चाहिए। उसमें सहूलतें देनी चाहिए, उसके सफाई होनी चाहिए, उसके ट्रैक बहुत अच्छे होने चाहिए, उसकी स्पीड बहुत होनी चाहिए, उसे डिले नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये रेल की पटरियां हैं, लाखों लोगों को मिलाती हैं, लाखों लोगों को जुदा कर देती हैं। और फिर उसके बाद टीवी का खेल। टीवी के खेल में एक बात सबसे अच्छी जो मुझे लगती है वो ये है कि ये क्योंकि फ्री होते हैं, पब्लिक के लिए एक ही इंटरटेनमेंट है, और वो है टीवी चैनल्स जिन्हें हम देखते हैं, और प्राइवेट चैनल जो कि पब्लिक के लिए फ्री होते हैं। थोड़े बहुत पैसे इसमें लगते हैं लेकिन नहीं फ्री होते। आज हम इस मौजू पे बात करेंगे कि क्यों नहीं हम एक बात का हक समझते। रेलवे पर हमारा एक हक है आवाम का, इसी तरीके से कैदियों का जेल पे एक हक है कि उनके हकूक़ दिए जाएं। कैदियों को हकूक़ क्यों नहीं मिलते? रेल के अंदर आवाम को प्रॉपर सीटें क्यों नहीं मिलती? टीवी के खेल में टैलेंट को प्रॉपर उसको रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिलता, रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिलती? इन 3 सवालों के ऊपर हम बहुत ही मायनाज शख्सियत से बात कर रहे हैं, लेकिन हम किस मुंह से बात करें, क्योंकि हमें इस बात से पहले लेनी पड़ेगी एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वापस आ गए हैं हम और करेंगे वो बातें अपने मेहमान से
जो हमारे मेहमान की शख्सियत से ताल्लुक़ रखते होंगे। शख्सियत उनकी क्योंकि सियासी है, लेकिन सियासत में कमिटमेंट पर पूरा रहना, वादों को निभाना, जिद्दोजहद जारी रखना, और सबसे मेन चीज़ जो है सियासत में है वो होती है पार्टी को ना बदलना। किसी चीज़ में अपने आप को कोई बड़ी चीज़ लेकर दूसरी तरफ नहीं जाना, बल्कि अपने कौल और फेल का पक्का रहना इंतहाई मुश्किल काम है। इसमें जेलें भी काटनी पड़ती हैं, इसमें मुश्किलों को भी फेस करना पड़ता है, केसेस भी बन जाते हैं। मगर हमारे आज का प्रोग्राम का, क्योंकि हमारे तमाम प्रोग्राम्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हमने सच बात करनी है, और वो बात करनी है जो पब्लिक को नहीं मालूम होती। हम बताएं और सिखाएं लोगों को कि किस तरह वादे निभाए जाते हैं, किस तरह शख्सियतें बनाई जाती हैं, और किस तरह बर्दाश्त, कुव्वत बर्दाश्त को पैदा करना बहुत बड़ा फ़न है, और यही इंसान को ऊपर लेकर के जाता है। मेरे आने वाले मेहमान इस तमाम खूबियों से मालामाल हैं, भरे हुए हैं। इस वक्त भी जो हैं मेंबर हैं कौमी असम्बली, नेशनल असम्बली के हमारे, और 5 मरतबा ये नेशनल असम्बली में जा चुके हैं। ये 5वीं मरतबा है। हर मरतबा जीतते हैं और बड़े ज़ोर शोर से जीतते हैं, और अपनी वर्त पे जीतते हैं। बड़ा खूबसूरत अंदाज़ है इनका गुफ्तगू का, बड़ा खरा बोलते हैं, और हम ऐसे खरे लोगों के परस्तार हैं। आपकी भरपूर तालियों में मैं ज़हमत दूंगा, तशरीफ़ लाएंगे जनाब मखदूम मोहम्मद जावेद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जनाब कैसे मिजाज हैं आपके? मजाज दुरुस्त है। दुरुस्त है माशाल्लाह। बड़ा आपका जो फेस है उस पर बड़ा, मैं हमेशा जब भी देखा, मैंने मुसीबतों में भी देखा आपको, मैंने टेलीविज़न पे, और जेल की गाड़ियों में भी तो आते हुए देखा और जाते हुए देखा। लेकिन एक बात मैंने देखी कि आपके चेहरे पे हमेशा मैंने एक इत्मीनान देखा, एक सुकून देखा। वो क्या चीज़ है, इसकी क्या वजह, क्या है इस इत्मीनान की? इसकी बुनियादी वजह तो एक ही होती है हमेशा कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ, आया वो मैं अपने मुल्क के लिए, कौम के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए, आज के दौर के लिए मैं सही कर रहा हूँ, और इसका सामना मैं ख़ुद कर सकता हूँ। जब मैं ख़ुद अपने आप को जवाब दे होता हूँ तो मुझे जवाब आता था तुम ठीक कर रहे हो, ये मुश्किलात, मुसीबतें, इसकी कोई हैसियत नहीं। ये और वो इत्मीनान आपके चेहरे पे आ जाता था। वो इत्मीनान आ जाता। क्या बात है, बहुत उम्दा सर, बहुत खूबसूरत बात। वो इत्मीनान आपके अंदर मैंने हमेशा देखा। मैंने तो बड़ी फ्रैंकली सबसे पहली जो बात मैंने ऑब्जर्व की आपकी, वो मैंने पहले ही आपको बैठते के साथ ही कह दी। मैं क्योंकि ज़ाती तौर पे बहुत सारे सियासतदानों से मिलता रहता हूँ और मुलाकातें रहती हैं, तो मैं वैसे भी, मेरी शौक़ भी है मुझे। मुल्तान की बेल्ट पे इस वक्त माशाल्लाह बड़ा करम है अल्लाह का। आप वहाँ से हैं, मखदूम महमूद, शाह महमूद साहब वज़ीर ख़ारजा हैं हमारे, वो वहाँ से हैं, वज़ीर आज़म वहाँ से हैं। तो क्या ऐसा हम देखते हैं मुस्तक़बिल में कि मुल्तान एक बहुत मॉडर्न सिटी बन जाएगा और बड़ी सहूलतें जिसका हमेशा फुक़दान रहा है वहाँ भी मुल्तान में, तो क्या इस वक्त उसको आप देखते हैं कि हम सब कोशिशों में लगे हुए हैं। दरहकीकत मुल्तान दुनिया का इस वक्त भी जो मालूम तारीख़ में शहर है वो या दमिश्क है या मुल्तान है। तो इसमें बहुत सारा ये पीछे रह गया था। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम वो एक ऐसा शहर ज़रूर हो जो रहने के काबिल तो नज़र आए। तो ये कोशिश है हमारी, इंशाल्लाह इसमें हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह। सर देखिए ना, वज़ीर आज़म वहीं से हैं, वज़ीर ख़ारजा वहीं से हैं, आप वहाँ से हैं। आपसे मुराद, मेरी बार बार आपका नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि आप एक मौक़िफ़ पे कायम रहने वाले इंसान हैं, जो मेरा अपना तज्ज़िया। अब ये मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, मैं ज़ाहिर है एक शोबिज़ से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी हूँ और सियासी प्रोग्राम्स में आता जाता हूँ, मिलता मिलाता हूँ, लेकिन मेरा अपना नज़रिया। आपका जो काम आपने किया है, आपने भी नस्लों को तरबियत दी है। ये सिर्फ आपका ऐसे हम शोबिज़ के कोई मज़ाक के हवाले से नहीं जानते, आपकी तकरीबन इस तरीके से हमारे अपने बच्चे जो हैं वो आपकी इन बातों से सबक भी लेते हैं, हंसते भी हैं। आज जब मैं अभी आ रहा था, उनको पता था
कि इस प्रोग्राम में आप हैं, तो मुझे वो कह रहे थे कि वो हमारा पसंदीदा लोगों में से बड़ी हैं। और ये आपका आप ये महदूद नहीं है, आपका भी जो आप बात करते हैं, पहुंचाते हैं। बड़ी तो मेहरबानी, नवाजिश, बड़ी नवाजिश, थैंक यू। आपने बाकायदा जिसे कहते हैं एक ऐसा सियासी मार्के जिसको कहते हैं आपने किए हैं तय, जिनमें सबसे बड़ी एक जो मुझे बात देखी थी मैंने आपकी, कि जब आपने शेख रशीद साहब के हलके से इलेक्शन लड़ा, वो सीट ऐसी हो गई थी, ठुक गई थी, पता नहीं क्या हो गया था वहाँ, और वहाँ से उस सीट को निकालना एक बड़ा बहुत बड़ा सेटबैक था, खुद शेख रशीद साहब के लिए भी और उनके हलके के लोगों के लिए भी, खुद पिंडी के लिए भी। तो बड़ा पूरी लाल हवेली तारीकी में डूब गई, और वो जो पहली लोड शेडिंग थी मेरे ख्याल है पाकिस्तान की, अनऑफिशियली लोड शेडिंग हुई, और एक तरफ चिरागा हुआ, चिरागे जले, फतह के चिराग जले। ये जो आपकी जीत थी, और उस आप मेरे ख्याल है 4 जगह से खड़े हुए थे और 3 सीटें आपने जीती। सिर्फ आप ये शाह महमूद कुरैशी साहब वाली सीट आपने लूज की, अदरवाइज यू विन 3 सीट्स एट ए टाइम जो आप इलेक्शन किया आपने। तो सर ये जो आप इतनी माशाल्लाह आपकी रफ्तार थी, हालांकि आपका उससे पहले का मेरे ख्याल है जो ज्यादा हिस्सा है वो जेल के अंदर आप 3.5 साल आप जेल में रहे। नहीं, मैं तकरीबन 6 साल जेल में रहा हूँ। मिला जुला के आगे पीछे मिला जुला के तो 8-9 साल हैं ये, लेकिन ये पिछला दौर जो था इसमें जी हाँ 5 साल और 10 महीने, तकरीबन 6 साल परवेज मुशर्रफ साहब जहाँ परवेज मुशर्रफ साहब के उस दौर के अंदर आपने तकरीबन 6 साल जेल में रहे। आप जेल से आए, आपने इलेक्शन लड़ा, आप जीते, और बहुत बड़ी बड़ी सीटें आपने माशाल्लाह विन करी। फिर आप फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि आप एमएनए थे और एमएनए हैं आप, तो उसके बाद आपकी पार्टी ने जो है वो नहीं लिया, फेडरल गवर्नमेंट में को वो नहीं लिया, तो इसीलिए, वरना आप इस वक्त किसी बड़ी अहम वजारत पे होते। हमारी हुकूमत में पहले हम शामिल हुए थे, उसके थोड़े उसमें मेरी पार्टी ने मुझे कहा था कि आप भी वजीर बने, लेकिन मैंने कहा था कि मैंने एक जद्दोजहद की है, मैं किसी का ज़ाती मुखालिफ नहीं हूँ, मैं परवेज़ मुशर्रफ साहब का भी ज़ात का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता था कि उन्होंने एक ज़बरदस्ती हुकूमत कायम की हुई है। जब मैंने उनसे इख्तलाफ किया है, अब मैं वजारत के लिए उनके पास हल्फ उठाने जाऊँ, मैं ये वजारत कबूल नहीं करता। यानी एक मौक़िफ़ के ऊपर आदमी का डट जाना होता है ना। देखिए, और यही बातें आपको जब ज़माना याद रखेगा, आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद, तो ये बात से याद रहेंगे आप। आपके पास कितनी जायदाद है, कितनी ज़मीनें हैं, कितने बागात हैं, कितना, वैसे है कितना आपके पास? मेरे पास मेरे जो आबा अजदाद हैं, ये भी अजीब हुस्न इत्तफाक है कि तकरीबन हमारे पास वहाँ एक ही उस कस्बे में कोई 900 950 साल से रहते हैं माशाअल्लाह। यानी तकरीबन 1000 साल से मेरे घर का एड्रेस जो है वो चेंज नहीं हुआ 1000 साल। माशाअल्लाह। और फिर आपको ये भी अर्ज़ कर दूं कि इस्लामाबाद में मैं 8 मरतबा एमएनए, इस 3 मरतबा को मिला के 8 मरतबा रहा हूँ, लेकिन ये 6ठी टर्म है मेरी। मैंने आज तक लोगों को, सबको, अक्सरियत को प्लाट लिए हैं, घर लिए हैं। मैंने ये तय किया था कि ना कोई प्लाट लूँगा, ना परमिट लूँगा, ना लाइसेंस लूँगा, मेरा असले का ना कैश लूँगा, और असले का रिवॉल्वर का लाइसेंस भी नहीं लूँगा। मैं ऐसे अपने चलूँगा। मेरे 2 हाथ काफी हैं। ये ज़िंदगी जो है, हाथ भी वो कि जो उठते हैं मजलूम पे ना उठे हैं, वो मजलूम पे ना उठे, और जालिम के लिए ये जो हाथ हैं ये हमेशा उसके गिरबान तक जरूर पहुंचते हैं। वाह। अब देखिए ना, मैं इतना बड़ा वो नहीं, मैं तो जिस स्कूल में पढ़ा हूँ उसके दरख्तों के नीचे बैठे हैं हम, ज़मीन पे, वहाँ पे टाट भी नहीं है, वो दरख्त भी हमने खुद लगाए, उसकी कच्ची दीवारें जो हैं वो भी 5वीं 6ठी जमात 7वीं में हम लोगों ने खुद बनाई, कच्ची दीवारें खड़ी की हैं। लेकिन असातिज़ा जो पढ़ाने वाले थे, मैं उनका एहसान कभी उतार ही नहीं सकता कि उन्होंने मुझे एक एक लफ्ज़ इतनी मोहब्बत से पढ़ाया कि मैं उससे जो कुछ
आज जो जहाँ बैठा हूँ उसी कच्चे स्कूल के अंदर से मैं सीख के आया हूँ। क्या बात, क्या बात। जावेद हाशमी साहब की इस बात से एक बात मुझे याद आई कि हम आज अगर कोई चीज़ लूज कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं अगर कोई चीज़, किसी चीज़ का, तो वो है उस्ताद की इज्जत। जिससे हम इल्म लेते हैं और जिससे इल्म लेके वो यहाँ बैठे हैं, वो इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं कि कच्चे स्कूलों में जो पक्का इल्म होता है, जो पक्के रिश्ते कच्ची दीवारों में कायम होते हैं, वो ये सीमेंट, ये लोहा और ये धातों से नहीं बनते, ये बातों से बनते हैं, धातों से नहीं बनते। तो ये एक रिश्ता उनका जो बातों से बना, इल्म की बातों से, वो आज तक उन्हें याद है। और मेरी याददाश्त में ये बात एकदम आई कि एक ब्रेक लेना मेरा सबसे बड़ा फ़र्ज़ है, कौमी फरीज़ा है। तो हम लेते एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक एंड अगेन विल टॉक विद जावेद हाशमी। थैंक यू। वेलकम बैक। वापस आ गए हैं, तशरीफ़ फरमा है मेरे साथ जनाब मखदूम जावेद हाशमी साहब। सर, हम जो शोबिस के लोग हैं, एक्टर, हमारी जो मतलब बड़ी से आखिरी ख्वाहिश है वो ये होती है कि हम किसी तरह हॉलीवुड में चले जाएं, हॉलीवुड में जाके एक्टिंग करें, स्टूडियोज़ देखें, बॉलीवुड चले जाएं, बॉम्बे चले जाएं। लेकिन सियासतदान जो होते हैं, आप लोग अडियाला जेल, कोट लखपत जेल, ये आपकी आइडियल प्लेसेस होती हैं कि यार फलां जेल में मैं नहीं गया, ओ यार मिस इट, मुझे उस जेल में जाना है। और कभी आपको ये किचकिचाहट आई है, अच्छा कोई जेल रह गई आप ना गए हो वहाँ? नहीं, इत्तेफाक ये है कि मैं बहुत सारी जेलों में, मियाँ वाली जेल है, ओ लो, मच्छ जेल में गए सर आप? जी, मच पे नहीं गया। बस वहाँ भी प्लीज कभी विजिट करें वहाँ। आप विजिट करें वहाँ। मेरी अगर आदत यही रही तो वो भी हो जाएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह नहीं, बचाए। बात ये है कि बात आपकी ये सही है कि सियासत में ये हमारे सब कॉन्टिनेंट की सियासत, जब आज़ादी की जंग थी जी जी उस वक्त तो हर लीडर अंग्रेज़ों की जंग के साथ जंग लड़ते हुए जी, इसको बड़ा एजाज़ भी कहा जाता था। सही। अब ये बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान में सियासतदानों को उस तरह जेल भेजना उन्होंने बंद कर दिया है, क्योंकि वो कहते हैं कि अब ये हमारे तो हीरो बन जाते हैं। लीडर हैं, ये हमारे नहीं, वो उन्होंने इतना तंग भी नहीं करना होता। सही। ये थोड़ा सा हम नहीं सीखे हम, वरना जो जेल है, मैं एक लम्हे की आज़ादी के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी देने को तैयार हूँ। वाह, खूबसूरत बात। आज़ादी आज़ादी बहुत बड़ी चीज़ है सर। आज़ादी आज़ादी से- का इस वक्त पूछना है, कश्मीरियों से पूछें, फ़लस्तीनियों से पूछें, इराक के लोगों से पूछें, इन लोगों से पूछें। अच्छा, आज़ादी फिर हमारे जो घर होते हैं, जो हमारे बच्चे होते हैं, वो जितना दरबदर होते हैं, आपके बीवी बच्चे माँ बाप अगर जिंदा हैं तो वो एक इज्जत के लम्हात होते हैं। इज्जत के लम्हात, मैं तो दुआ करूँगा कि अल्लाह करे कि दुश्मन भी जेल में ना जाए। ये सर, ये भी एक मेरे जहन में बात होती है, ये बड़े बड़े लोग जो होते हैं ये जेल में किताबें क्यों लिखते हैं? आप लोग वो सुकून से किताब नहीं लिख सकते? मतलब असल में देखें, हकीकत यही है कि मुझे ये 4 साल जो हैं, 6 साल में से ये कैद तन्हाई थी। 4 साल? 4 साल में इंसान तो इंसान, अगर मुझे अपने कमरे में कोई चूहा फुदकता हुआ नजर आता था, कीड़े मकोड़े चलते थे, तो मुझे उनके अंदर भी एक जिंदगी की अलामत आपको लगता था 1 से 2 हो गए? मैं इंसान, हाँ सही बात है, सही बात हकीकत है, है, इसमें क्योंकि वो कोई शक नहीं, कैद तन्हाई कोई शक नहीं, वो चूहा भी आपका दोस्त होता है। आपको लगता है चलो यार कोई मुलाकात तो कोई आई। मुलाकात आई है। उनसे मैंने अपनी किताबों में चूहों से अपनी बातें लिखी है कि मैं उनसे बातें कैसे करता था। वाह वाह वाह। तो क्योंकि आपको जब किसी से बात नहीं कर सकते तो किसी से तो करेंगे। तो एक चलती हुई अगर मखलूक नजर आती है, हाँ। जिंदगी की अलामत होती है वो। सही। मेरे दरवाजे के सामने वो बिल्लियां आके खड़ी होती थी, मैं उनको छुरी के साथ छोटा छोटा गोश्त काट के नीचे से बड़ी मुश्किल से बाहर निकालता था, बाहर निकालने की जगह भी नहीं होती थी, तो वो जिस रात को वो नहीं आती थी बाहर दरवाजे पे, वो बिल्ले, वो बलूंगड़े, वो बच्चे, तो मैं वो सारी रात बेदार बैठा उनका इंतज़ार में गुजार देता था
क्योंकि जो एक अलामत होती है जिंदगी की, जिंदगी की एक एक कनेक्शन होता है ना कनेक्शन आपका, होता है। कि कोई आपकी तरह सांस ले रहा है, सांस ले कोई रहा है, आपकी कोई तरह चल आंखें रहा हैं। है, कोई फिर रहा है। तो जो किताब की आप बात कर रहे जी हैं, सर। मैंने वहाँ पे तकरीबन 4 किताबें, 2 तो मेरी पब्लिश हो गई हैं, 4 मैंने और लिख ली, तो तकरीबन 6 किताबों के करीब मैंने, मगर जो उनका थोड़ा थोड़ा हिस्सा काम रहता था वो आपने वो बाहर बाहर निकल के अब वो पूरा नहीं कर पा रहा। यहाँ बाहर फिर अब में आप उसके लिए जेल जाना पड़ेगा। अच्छा सर, ये तो एक वो हो गई। ये जेल में जब चला जाता है आदमी, जाहिर है वो कोई वहाँ पे मेहमान खुसूसी तो होता नहीं है, कैसा अफसर है? और फिर वो मुखालफत में पकड़ा जाए या किसी ऐसी बात में पकड़ा जाए, हुकूमती खुद ही हुकूमत से ही डायरेक्ट टकराव हाँ हो, जी, हाँ। तो उसमें टॉर्चर तो सर होता होगा डेफिनेटली। भुट्टो साहब के दौर में मुझे शदीद सर्दियों में बर्फ़ के ब्लॉक्स पे लिटाया गया, कपड़े में? उतार के, फिर वहाँ पे हाथों में हथकड़ियाँ डाल के। सर्दियों में, गर्मियों में भी बर्फ़ आप हाथ में नहीं ले सकते। नहीं, नहीं। तो ये सर्दियों में शाही किले में मुझे रखा गया। शाही जनाब, किले में तो आप मेहमान होंगे ना, वो जो शाही किला बादशाहों है, को रखा है वो सर। वहाँ जो बादशाहों के साथ सलूक करते हैं, जो ताखाने उन बादशाहों ने भी बनाए हुए थे ना, वो उनको उनमें ले गया। ताखानों में, ताकि बादशाह खुद देखे कि इसके साथ क्या हो रहा है। क्या इसका अंजाम हो रहा है। सही। तो वहाँ पे भी रखा गया। जिस्मानी तौर पे भी मुझे इतना मारा गया हुआ था कि पूरा जिस्म मेरा स्याह हो चुका सर था। ये आपकी जो आवाज़ का एक, मैं इसका एक बड़ा चेंज मैंने जी हाँ, देखा जी जब हाँ। मैंने आपको अभी पिछले दिनों में, जी हाँ, जब आप जेल से आए थे, जी हाँ, जब जी। मैंने आपको सुना तो मुझे आपकी हाँ। आवाज़ में बड़ा जी, वाज़ेह मेरी फर्क- आवाज़ तकरीबन आखिरी जो 6 महीने थे जेल के, मेरी आवाज़ मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई थी। मैं इसमें क्या, ये क्या वजह? ये इसका मैं तो किसी का कोई कह नहीं सकता, लेकिन वहाँ का जो इन्वायरमेंट था पूरा, जो आप जैसे कह रहे हैं, देखिए पहली बात तो ये है, हम जब जेल में जाते हैं तो एक सिपाही के माताहत हो जाते हैं। ये इससे बड़ी आपकी आज़ादी कि आप हुक्म देते रहे हो, मुल्क चलाते रहे हो, वजीर एकदम भी एक रहे हो। सिपाही आपको कह वो दे, जेल का "सो सिपाही जाओ।" नहीं, सिर्फ ये नहीं कहता, जब वो आके चाबियां जो अपना गुच्छा हिलाता है तो उसका मतलब ये होता है कि अब तुम अंदर हो जाओ, मैंने ताला लगाना है। और हम सिधाए हुए परिंदे की तरह अपने पिंजरे की तरफ चले जाते हैं, उन कुंजियों की आवाज़ चाबियों की सुन के। उस पे लगे हुए। हमारा कंट्रोल जो है वो एक सिपाही के पास होता है। आपको इसी बात का तो गुस्सा नहीं होता कि एक सिपाही, आप कहते हैं कि एक सिपाही मालिक नहीं होना चाहिए, मैं ये- एक आदमी मालिक नहीं होना बिल्कुल चाहिए, ये कहता हूँ। यही कह रहे हैं ये- ना मैं ये आप? सही क्योंकि कह रहा ये आपकी नफ्सियात में आ गया मेरी नफ्सियात कि में। एक आदमी आता है, वो चाबी घुमाता है, सब अपने अपने डब्बों में चले जाते डब्बों में चले हैं, जाते और वो एक आदमी है और सब बंद हो जाते हैं अपने आप को। तो आप चाहते हैं एक मैं- आदमी ना हो। यही मैं कहता हूँ कि मुल्क जो है वो कैद खाना नहीं होना चाहिए, बस मुल्क को जेल ना बनाए। यही जंग लड़ रहा हूँ मैं। भाई, सही, very nice। अच्छा सर, ये बताइए कि जब आप जेल में थे, जैसे मैं हूँ, मिसाल के तौर पे, हम कहीं बैठे हों, अगर मैं कोई कह दे कि आप 5 मिनट यहाँ से उठिएगा हाँ, नहीं, नहीं, तो वो 5 मिनट गुजारने मुश्किल हो जाते बहुत हैं। मुश्किल। और अगर हम 5 दिन बैठे रहें तो अपनी मर्जी से बैठे रहें। आपको तो बाकायदा कह दिया गया भाई आपका कुछ पता ही नहीं है कितने अरसे आप रहेंगे। कहा गया सजा थी कि 23 साल आपने बैठे रहना है। 23 साल सजा? जी हाँ। तो आपने क्या किया था सर? मैंने क्या किया था, मतलब को 100 बंदा मार दिया था देखिए ना, मैंने सिर्फ ये किया था जो मैंने सारी ज़िंदगी करता आया हूँ कि मैं सच कह रहा था कि जो कुछ ये हालात हुए हैं इस मुल्क में, इसके लिए एक कमीशन बिठा दो, जो जो जिम्मेवार हैं, जिनकी वजह से ये मुल्क गुर्बत में जा रहा है। इतना अच्छा मुल्क है, वसाइल इसके आज भी, मैं अभी भी दुनिया के 2-3 महीने के मुख्तलिफ ममालिक देख के आ रहा हूँ, उन सब से वसाइल यहाँ पे ज़्यादा हैं। ज़्यादा है। यकीन करें कि मैं एक दफ़ा भी गिलगित जा रहा था, 35 मिनट की फ़्लाइट है रावलपिंडी से, दुनिया की उस कप्तान ने भी कहा द मोस्ट पैनोरामिक फ़्लाइट ऑफ द वर्ल्ड। इतनी सोनी, खूबसूरत, उजली और इतनी सजीली ज़मीन कहीं देखी नहीं है। माशाल्लाह। और आज भी अभी मैं कराची के जो सड़कों से अभी गुजर के आपके स्टूडियो तक आ रहा था, तो सच्ची बात है कि मेरा दिल निछावर हो रहा था। आपने देखा कि कराची के अंदर ये जो नाजिम कराची ने जिस तरह सड़कों को खूबसूरत और जाल बिछाया, जिस तरह पुल, अब इसमें जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, मैं समझता हूँ जो भी करे उसको उसका अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक। जो चीज़ें ना कमियां हैं
उसको दूर करने के लिए निज़ाम बेहतर से बेहतर लाना चाहिए। सही। मैं ये कहता हूँ कि इस शहर की रोशनियाँ देखकर मेरा जो दिल जो है, वो सही बात है कि मुझे जो खुशी के अंदर से वो मुझे एक रोशनी की किरणें जैसे बाहर मेरे अंदर से निकल के फैल रही थी। चार सू मैं जगमगाता हुआ शहर देख रहा था। माशाल्लाह। इतना खूबसूरत शहर, वसैल बेपनाह वसैल है, सही। लेकिन हमें बदनज़मी की वजह से जी। हम पीछे होते जा रहे हैं। तो मैंने यही बात की थी कि इसको निज़ाम जमहूरियत के ज़रिए चलाओ, सही। इसके अंदर इज्तमाही क़यादत को आने दो, मुशावरत से जो चीज़ चलती है। आप घर में भी, आप अगर अपने बीवी बच्चों से भी मशवरा ले लें तो एक चीज़ अच्छी निकल आती है। सही। अगर आप हर सूरत पे जितने भी अक्लमंद हो कहें मैं ही हर चीज़ करूँगा, तो कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं। मेरी सारी ज़िंदगी की जंग यही है कि मुशावरत करो। पार्टियों को कहता हूँ, अपनी पार्टी को भी कह देता हूँ कि अगर इसके अंदर जमहूरियत के साथ चलाओगे तो मुल्क को भी ठीक चला लेंगे हम। जब तक वो आपस में मुशावरत नहीं करेंगे, वन मैन शो जो है आपका, ये शो है, शरीफ शो है, लेकिन आप अकेले बैठे हुए बातें करते रहे, मैं ना हूँ, ये बच्चे ना हूँ, ये हमारे साथी ना हूँ, ये शो तो शो बनेगा ही नहीं। सवाल ही पर इसमें हम सब हिस्सेदार हैं। जमहूरियत के शो में भी हम सब हिस्सेदार हैं और पूरी कौम का हक है कि उसको हिस्सेदार बनाओ। अगर वो बना लेंगे तो शो भी कामयाब होगा। शो का मतलब है पाकिस्तान कामयाब होगा। तो ये बात है। सर एक बात बताइए, आप घर में घरेलू जिंदगी में आप माशाल्लाह अब तो घर में आप हैं, जी। अल्लाह ताला आपको रखे कि आप जी। घर में रहें, अपने बच्चों के साथ रहें, जी। अपनी फैमिली में रहें। ये बताइए, जब आप जेल में थे, जेल से वापस आए, जेल से जाने से पहले जो आप जेल में थे वो और जो अब आप घर में हैं वो, एक शादीशुदा आदमी क्या फ़र्क महसूस करता है? देखिए, फ़र्क ये महसूस होता है कि मैंने जिस तरीके से उन्होंने घर को चलाया है, मेरी बीवी बच्चों ने उन हालात से गुज़र कर इस्तकामत के साथ, हिम्मत के साथ, तो बाहर आके अब उनके मेरी ज़िंदगी के मामलात में पहले से ज़्यादा उनकी आरा भी शामिल है, उनके मुशावरत भी शामिल है। सही। पहले शायद इतनी नहीं थी, अब मैं उनसे मुशावरत किए बगैर आगे चलना इतना अच्छा नहीं समझता। नहीं समझते। अच्छा सर, बच्चे माशाल्लाह आपके कितने? मेरी बेटियां हैं। अच्छा, जी हाँ, सारी बेटियां मेरी। और मैं समझता हूँ दुनिया की अगर कोई हसीन तरीन चीज अगर आप मुझसे पूछे तो वो बेटी है। बेटी है। इसमें कोई शक नहीं है। मैं अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूँ और सबकी बेटियों से कि बच्चियां होती बड़ी प्यारी हैं। बहुत 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 ही नसीबों वाली, आता ही उनके नसीब से है, सुकून उनके नसीब से, और खिदमत गुजार होती जी हाँ, हैं। बिल्कुल सही। लड़कों से ज्यादा ओबिडेंट होती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन करती हैं, कैरी करती हैं। मुझे वो खुशी होती है अगर बच्चियां जब अपनी फील्ड में जितनी ज़्यादा ये आगे आएंगी, जितनी ज़्यादा आगे आएंगी, मेरी आंखों को तरावत मिलती है। मैंने वो नीली जब यूनिफॉर्म में बच्चियां स्कूलों को जा रही होती हैं, इससे ज़्यादा खुशकुन मंजर मेरी ज़िंदगी में कोई और है ही नहीं। माशाल्लाह। सबसे वही है। ये बताइए कि हमारे पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री तो सर ख़त्म हो गई। मैं तो अपनी बात ज़रूर करता हूँ जब ये गुफ्तगू करता हूँ कि हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें, किससे फरियाद करें कि कितनी हुकूमतें बनी, आखिरकार पाकिस्तान की कल्चर पॉलिसी इस मुल्क की क्यों नहीं बनती? कोई ऐसी पॉलिसी देखिए, हमारा यूटिलाइजेशन अगर किसी की समझ में आ गया, फिर वो गवर्नमेंट को जो है ना गिराना भी मुश्किल है, भगाना भी मुश्किल है। क्योंकि आर्टिस्ट जितने भी फ़नून लतीफ़ा से कंसर्न हैं, मुताल्लिक़ा लोग हैं, इनकी एक ऑडियंस होती है, इनकी फॉलोअर होते हैं, इनके फैंस होते हैं। तो क्यों नहीं कोई भी गवर्नमेंट कल्चर पॉलिसीज बनाते वक्त उनको क्यों नहीं शामिल करती और उनको क्यों नहीं लगती पहली सफ़ों में कि वो किसी भी सिफारती ताल्लुकात में जहाँ कल्चर एक्सचेंज हो रहा है उनको रखा जाए, उनके ज़रिए बात की जाए, तो बात सॉफ्ट भी हो जाएगी, एक्सेप्टेबल भी होगी और उसमें बात में एक वज़न भी पैदा हो जाएगा कि एक फील्ड का ऑथेंटिक आदमी ये बात कर रहा है। आप इससे इत्तेफाक करते हैं सर? मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, बल्कि मैं मुख्तसर ये कहना चाहूँगा कि मैंने ज़िंदगी में किताबों से सीखा है, उस्तादों से सीखा है, और यकीन करें कि ज़िंदगी का चलन कि मुझे मॉरली ठीक होना चाहिए। और जो कहानियाँ मैंने पर्दा सीमी पे देखी हैं, उन फिल्मों ने भी मेरे उस्ताद का काम किया है और तरबियत के तौर पर माँ का काम भी किया है। मैं उसको इतनी अहमियत देता हूँ।
हमारे यहाँ ये बदकिस्मती हुई है कि इनको इस गहराई में किसी ने देखा नहीं है। उसकी बजाय इसको एक उन्होंने हंसी मजाक समझ लिया है, entertainment ले लिया एक इंटरमेंट आम सी बात ली है। उसकी वजह से हमारी कौम की किरदार साजी नहीं हो सकी। एक एक्टिंग के हवाले से भी आप इतने असरात छोड़ते हैं हमारी ज़िंदगियों पर। मेरी ज़िंदगी पे तो हैं उसके। अब मैं जितना भी अपने आप को कहूँ कि शायद मैं अबव हो गया हूँ, नहीं, मेरी ज़िंदगी पे उन फिल्मों के असरात आज तक भी हैं जिन्होंने मुझे सिखाया कि कानून को नहीं तोड़ना तुमने। मैं आज तक, ये हकीकत है कि पूरी ज़िंदगी में मैं कभी ट्रैफिक सिग्नल तोड़ूं तो वो मैं समझूंगा कि मेरा आखिरी दिन होगा कि मैंने अपने मुल्क के कवानीन को तोड़ा है। वाह, बहुत रात। एक बात जो हम एक ऐसी शख्सियत के मुंह से हमने सुनी है जो कि एक पावर है, जो कि 5 मरतबा MNA हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, बहुत बड़े लीडर हैं। अगर वो ये कहें कि मैं कभी कानूनी तौर पर ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ता, तो ये बात हम सब के लिए बहुत लम्हा फिक्र और नसीहत की बात है कि ये पावर में आता है आदमी जब सारी चीज़ें तोड़ता है। और नफ्स पे काबू भी तभी कहलाता है कि आप पावर में हो, ताकत में हो, आप सारे काम कर सकते हो और ना करें, तभी आप में नफ्स पे काबू है। ये बात बहुत खूबसूरत बात है। इस बात की खुशी में हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आते हैं वापस और गुफ्तगू फिर यहीं से शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वापस आ गए हैं और हम जहां गुफ्तगू कर रहे थे वहां गुफ्तगू हो रही थी उस शख्सियत के साथ हमारी जो हमसे ये शेयर कर रहे थे कि जेल हो या मुशक्क़त हो या जुल्म हो, जबर हो, कोई भी ऐसी जगह जहाँ हक की सच की बात कहनी पड़े वहाँ कह दो और उसकी फलाह बहबूद में अगर आवाम को फ़ायदा हो जाए तो पहुँचा दो। तो यहाँ पर मैं अब जिस शख्सियत को बुला रहा हूँ वो आर्ट के ज़रिए एक मुल्क की खिदमत, हमारे मुल्क की खिदमत कर रही हैं। शुरुआत भी नहीं कह सकते उनको, लेकिन बहुत जल्दी शोहरत याफ्ता हम उन्हें कह सकते हैं। नाम उनका ख़वातीन के जो कॉस्मेटिक्स होती हैं, जो मेकअप की चीज़ें होती हैं, उनसे मिला हुआ नाम है। आप पहचान गए होंगे, बड़ा खूबसूरत नाम है। हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो इंडस्ट्री है, इसके अंदर बड़ा खूबसूरत चेहरा है। जैसा नाम है चेहरा भी उतना ही प्यारा है। आपकी भरपूर तालियां मैं ज़हमत दूंगा, तशरीफ़ लाएंगी हमारे टेलीविज़न, हमारी शोबिज़ की दुनिया की स्टार काजल। मैंने काजल इसलिए कहा कि वो आपकी बड़ी सख्त पहचान था, हालांकि आपका नाम है मोनालिसा। थैंक यू। और आपकी मेहरबानी कि आप काजल पे भी आ गई। मैंने पहले सोचा ना आऊं, फिर मैंने कहा आ जाती हूँ। लेकिन मुझे मालूम है, मैंने जानबूझ के सिर्फ काजल का, मैं कहा मैं देखता हूँ आपका रिएक्शन क्या बनेगा। नहीं, मैंने सोचा आपने बुलाया तो ऑब्वियसली बिकॉज मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। थैंक यू। और जहाँ भी पाकिस्तान का नाम हम सुनते हैं, डेफिनेटली आपका नाम सुनते हैं, तो इट्स एन ऑनर टू बी द पार्ट ऑफ। मोनालिसा भी एक बहुत बड़ा नाम है। आपने ये नाम किस वजह से अपनाया है? क्या आपकी मुस्कुराहट में है, आपकी गुस्से में मोनालिसा? आप किस किस्म की मोनालिसा है? खैर मुझे लगता है मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी करती हूँ समटाइम। बहुत ही फटेबाज टाइप की एक्ट्रेस हूँ मैं। फटेबाज? नहीं नहीं, सीरियसली मतलब क्या सेट वेट फाड़ देती हैं? नहीं। लेकिन समटाइम होता है मैं आर्गुमेंट्स करती हूँ अपने डायरेक्टर्स के साथ और गुस्से वाली है बहुत? थोड़ी हूँ, यस। क्या आप भी मुल्तान में पैदा हुई थी? नहीं। मैं कुवैत में पैदा हुई थी। मोना इज अरबिक नेम। आप कुवैत में पैदा हुई थी? वो भी गरम इलाका है। कुवैत भी गरम इलाका, वो कौन सा मरी है? हम पाकिस्तानी है ना, हमें जरा बड़े गरम जोश तबीयत हम लोगों ने पाई है, सो या। आपने हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा शोब किया था, जो क्या नाम था उसका? नहीं, वो दुबई में हमने किया था अभी। मगर था तो वो इंडियन स्टाइल का था ना वो? हाँ, वो बालाजी की सारी बालाजी प्रोडक्शन की थी उसकी या। प्रोडक्शन टाइप का वही था ना? हाँ जी। उसमें आपने
इतना रोई हैं, बड़ा रोई हूँ। इतना रोई मेरा हैं काजल बह गया। कि पार्वती, तुलसी, रो रो के। कुमकुम आपके पैरों में आके गिर गई कि बहन चुप हो जा, खुदा के लिए चुप। तूने हमें फेल करा दिया, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। अच्छा ये बताइए कि ये शोहरत जब मिलती है अचानक, तो क्या दिमाग एकदम खराब नहीं हो जाता आदमी का? मेरे साथ जो हुआ है वो इट्स लाइक मैं ज़्यादा कॉन्शियस हो गई हूँ और ज़्यादा बेहतर हो गई हूँ। पहले मैं जिन लोगों से नहीं भी बात करती थी अब मुझे करनी पड़ती है बिकॉज लोग समझते हैं कि शायद आप बहुत आपके अंदर बहुत एटीट्यूड आ गया है और इस तरह से। तो मुझे लगता है आप जितना आपको नाम मिलता जाए आप उतने ज़्यादा आपको हम्बल होना चाहिए। यू शुड बी द मोर नाइसर, आई मीन डे बाय डे। डे बाय डे। अच्छा एक बात बताइए, कभी जेल गई आप? अभी तक नहीं गई मीरा अभी जाते जाते रह गई। मैं अपने प्ले में गई थी काजल में आप मेरा। प्ले वही मैं अभी मैं आगे में आपने उससे पहले नहीं कर दिया। मेरा मतलब था किसी शूटिंग के लिए कभी जेल गई? ओरिजिनल जेल में अभी तक नहीं गई, लेकिन मुझे है शौक कि हम कोई ऐसा प्ले करें और मैं वहाँ के लोगों जो वहाँ की जो ख़वातीन हैं उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं या वो क्या सोचती हैं आफ्टर जेल, जब इस दुनिया से या आम जगह से आप कट जाते हैं हाँ। तो फिर आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं, आप मतलब किस तरह से रिएक्ट करते हैं। सो आई वांटेड टू नो, अगर कोई ऐसा प्ले होगा तो मैं डेफिनेटली करूँ। डेफिनेटली करेंगे। जेल पे कोई ड्रामा होगा तो हाँ, व्हाई नॉट। मैं तो कहता हूँ कि ड्रामा जावेद हाशमी साहब से लिखवाया जाए, क्योंकि ये इतनी मर्तबा जेल हर जेल में गए हैं। वैसे वहाँ पे हर एक कैरेक्टर जो है मौजूद है और हर कहानी, हर फर्द वो एक कहानी है, वो कहानी एक है, दास्तान है। एक एपिसोड है एक आदमी। हमारे इतने सारे एक आदमी- चैनल्स एक हैं, कैदी हमें एक एपिसोड है। हमारे चैनल्स को नई नई स्टोरीज मिल जाएंगी। आपको शौक है जेल देखने का, वहाँ परफॉर्मेंस करने मुझे डिफरेंट रोल्स का? एक्सपेरिमेंट छोटा करने सा का। बैंक फ्रॉड करके चली क्यों जाता? इस वक्त हमारे बैंक में पैसे ही नहीं है तो मतलब अच्छा मेरा चांस आप नहीं। इसका मतलब ट्राई किए, बैंकों में पैसे नहीं है, मतलब बैंक वाले ने कहा होगा आई एम सॉरी भाई पैसा ही नहीं है हमारे पास। तो आप अभी ना करें, कैंसिल कर देंगे अभी ना करें, plan। फिर आपका फ्रॉड फिर कभी कर लेंगे। नहीं आजकल तो बड़े बड़े लोग कर रहे हैं फ्रॉड। फ्रॉड तो एक फैशन बन गया है। अच्छा नहीं, मुझे अच्छा ये इस फैशन इंडस्ट्री में, शोबिस की इंडस्ट्री में आप क्या समझती हैं कि क्या आपको इस वक्त प्रॉपर ऐसा लगता है कि ये इसकी अवेयरनेस हो रही है, लोगों को एटीट्यूड में तब्दीली आई है लोगों के पाकिस्तान में तो खवातीन के साथ? मैं जैसे अभी मैं शोज़ करके आई हूँ 14 अगस्त के इन यूएसए और वहाँ पे, तो वहाँ जो पाकिस्तानी होते हैं वो इतने प्यार से मिलते हैं आप आर्टिस्टों से स्पेशली, कि हमें लगता है कि मुझे लगा स्पेशली कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है डेफिनेटली। और पाकिस्तान से ज्यादा आपको लगी इस उसकी रीज़न हो सकती है क्योंकि वो पाकिस्तान से दूर होते हैं, क्योंकि मैं खुद कुवैत में पैदा हुई हूँ तो मुझे पता है जब आप पाकिस्तान से आप दूर इतनी दफा कुवैत में पैदा होने का जिक्र कर रहे हैं, मेरा दिल चाह रहा है मुझे मौका मिला मैं कुवैत में पैदा हूँ। तो मतलब मसला जरूर है कुवैत नहीं, का। इसलिए क्योंकि जब आप अपनी कंट्री से दूर होते हैं तो आपके अंदर शायद हुब्बुल वतनी ज़्यादा होती है। I believe। ज्यादा है आपका मतलब आप वतन से दूर हो तो हम पाकिस्तानियों में तो मैंने ये देखा है दूर रहेंगे तो ज्यादा ज़्यादा वतन पर प्यार होता है अपनी कंट्री से, ये आप- सच है। इसी वजह से नहीं, मुझे तो इसलिए भी है कि मैं यहाँ हूँ, लेकिन ये एक सच है। यहाँ पे क्या हालात हैं पाकिस्तान में? मैं तो यहाँ की बात करता ना कि यहाँ पे जो यहाँ मैं सोसाइटी में ज़्यादा खैर बाहर इतना जाती नहीं हूँ बिकॉज बाहर निकलती नहीं घर से। मतलब शूटिंग की और वापस घर, बिकॉज हमारे पास शायद वो फ्रीडम ही नहीं है कि हम रोड्स पे वॉक कर सकें। ये सबसे बड़ा सच है हमारी कंट्री का, और ये एक प्रॉब्लम भी है। लेकिन क्योंकि यहाँ आप एक फ्रीडम के साथ नहीं मूव कर सकते, आप इजीली नहीं घूम सकते। आई बिलीव आपका दिल करता आप सड़कों पे घूमें। मतलब क्यों ना घूमो, मेरी कंट्री, आई वांटेड टू गो आउट। आई मीन लाइक यस, मैं शाम को अगर निकलना चाहती हूँ या घूमना चाहती हूँ तो मैं नहीं घूम सकती। तो मुझे ये चीज़ फील होती है, मतलब मुझे वो कि फ्रीडम मैं चाहिए। घूम नहीं सकती। क्यों नहीं घूम सकती, मेरी आप कंट्री है, मुझे वो पुलिस की फ्रीडम मोबाइल में चाहिए। घूम लिया करो। वो घूम रही होती है एक्चुअली, दे आर लाइक तो यस फिर ऑन जब द पुलिस रोड्स। मौजूद है तो फिर काहे का खौफ? एक खौफ है, ये एक किससे? सच है, पुलिस से ही होगा फिर आपको? लोगों से है या कुछ है, मतलब ये है, दिस इज अ फैक्ट। आपको खौफ है, हमारी पूरी कौम टेलीफोन को छीन है। लेते हैं इस बात का खौफ? ये भी है, ये भी हो चुका है, मेरे साथ भी हो चुका है। गन पॉइंट पे लाइक मैंने लिया, आपसे छीन लिया? मेरे साथ भी हो चुका है। यार ये कैसे हो गया? बस हो गया, मतलब उन्होंने कहा यानी लेकिन आपसे फोन जो ले गए सिम लोग, वापस दे दिया मुझे। मैंने सिम कहा वापस, हाँ, एक रियायत करिए आपके रियायत कि साथ, सिम ले वरना ले, सिम मोबाइल दे दे। वापस मांगने पे गोली मारते थे। हाँ, मैं नहीं, उसने खुद एक आप सिम ले ले वापस। मैंने कहा रियली, ओके थैंक्स। चलो ये तो उसके दिल या। में एक मतलब यानी कि हुस्न जो है ना कहीं काम आ जाता बुरे कहीं वक्त। काम यानी कि एक डाकू को भी ये एहसास था कि लड़की खूबसूरत है, सिम इसको वापस कर सिम दो। वापस कर दो खास ताकि नंबर ये में। मुझे याद रखे। मैं आज इसको याद कर रही हूँ। आप उसे याद कर रही हैं, आप उसे मिस कर रही हैं, आप डाकू को मिस कर रही हैं। हमारी कंट्री का डाकू था तो हमारी जाहिर है। कंट्री का डाकू। अच्छा मैं डाकू की बड़ी इज्जत करता हूँ, अच्छा, अच्छा, कसम से। ओके। पता क्यों इज्जत करता हूँ? मैं इसलिए इज्जत करता हूँ डाकुओं की, क्योंकि वो डाकू है,
जो उसका नाम है वो काम कर रहा है ना वो। हमारे यहाँ तो नाम कुछ और है, काम कुछ और है। इस बात से मैं डाकू को कहता हूँ कि यार वेरी गुड यार, चलो यार तुम एक डाकू हो, तुम काम तो वही कर रहे हो जो तुम्हारा नाम है। कम से कम ये फ्रॉड तो नहीं कर रहा है कि नाम तुम्हारा कुछ और है और काम तुम्हारा कुछ और वाह है। वाह। इस बात को जरा थोड़ा सा वो करो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मौजूद हैं हम इस वक्त आपके सामने और हमारे मेहमान हैं मोनालिसा और जावेद हाशमी साहब। मोना, एक बात बताए, एक अचानक टर्निंग पॉइंट आती है, ओके जिंदगी तुम्हारी छीन लेती है, घूम जाती है, तुम्हारी लाइफ पूरी टर्न हो जाती है। एक सडनली आपको एक मौका मिलता है और आप पॉलिटिक्स में आ जाती है और फिर एकदम आप मिनिस्टर बन जाती है, और ऐसी मिनिस्टर जिसके हाथ में बहुत कुछ है, पावर है। क्या फैसला, पहला अनाउंसमेंट क्या होगा आपका पावर में आते के साथ ही? पहली अनाउंसमेंट अगर मैं आते ही बोल दूं कि हाँ मैं सबके घरों में लाख लाख रुपए भिजवा दूंगी, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नहीं नॉट नहीं, प्रैक्टिकल। आपको मैं को मनी ऑर्डर नहीं करवा रहा आपसे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कहेंगे है ना, बिजली खत्म हो जाएगी, सबसे पहले जो आजकल का इशू है, दैट्स द बेसिक इशू ऑफ आवर कंट्री डेफिनेटली। तो मुझे लगता है ये एक सबसे बड़ी अनाउंसमेंट होगी। आप अनाउंसमेंट करेंगे जी लोड शेडिंग खत्म। लेकिन उसके लिए पहले फैक्ट्रीज को इतना इस लेवल पे हम लेकर आए कि हम बिजली को खत्म कर सकें। मैं आपकी बात को जरा थोड़ा सा एक रजिस्टर कर दूं। राजा परवेज अशरफ साहब, मोनालिसा फरमाती हैं कि मैं अगर आ गई, यानी कि ये अगर आपकी जगह पे आ गई तो ये बिजली का बहरान खत्म कर देंगी, तो आप प्लीज जरा इनके साथ राब्ता कायम करें। अच्छा, ये तो हो गई ना वो बात कि आपकी ख्वाहिश हो गई जो कभी नहीं पूरे होने वाली ख्वाहिश है। ये तो ऐसी ख्वाहिश है कि कोई जिन मेरे पास आ जाए और मुझसे कहूँ पाकिस्तान में बिजली चाहिए, तो जिन कहेगा भाईजान अगर बिजली मेरे हाथ में पावर होता तो मैं खुद चिराग रगड़ने से आता। अच्छा, ये कब बोलना है आपने कबूल है कबूल है कबूल है? ये कब बोलना है? ये भी तो एक बोलना है और ये बड़ा लम्हा फिक्रिया होता है। आजकल तो साइन हो जाते हैं, बोलना नहीं पड़ता कभी कभी। नहीं, साइन के साथ वो कहता है बंदा आके कि आपको इतने, अब तो खैर वो हकमैर भी वो नहीं रहे, अब तो 2-2 करोड़ का हकमैर सामने आ रहा है मीडिया पे, है ना? मीरा का हकमैर 2 करोड़ है और तकरीबन 2 लाख रुपए महीना खर्चा है। बट वो ऐसा है ना कि अगर शादी हुई होगी तो हक मेहर देना पड़ेगा, वरना वो अगर उसे सेफ साइड पे निकलना है, वो बोल दे मैंने शादी नहीं की, तो ही विल बी सेफ। वो बंदा तो खुद निकाहनामा लेके आ गया, तो फिर 2 करोड़ उसको पे कर दे। आई मीन सो सिंपल। फिर ये तो एक बिजनेस हो गया ना। यार मतलब आई मीन आप इसमें क्या कमेंट्स देना चाहेंगी? जैसे मैं पूछना चाहता हूँ आपसे अच्छा कि सपोज अगर मीरा का ये जो चल रहा है मसला, हाँ जी। आपका क्या ख्याल है इसमें क्या होना चाहिए? आप उनके कुलीग भी हैं, कोई सहेली वैली भी होंगी, कोई एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं, क्या कहती हैं आप इस वक्त, क्या करना चाहिए मीरा को? आप मीरा को क्या मशवरा देंगी? लेंस में, कैमरे में देख के कहें मीरा से। अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि झूठ बोलना छोड़ दें। दैट्स द ओनली थिंग। फिर मीरा आप झूठ बोलना छोड़ दें। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। ये बताइए आप कितना प्यार करती हैं अपने फील्ड से? बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं? बहुत ज़्यादा। ज़रा थोड़ा सा जज्बे से बोलिए ना। तो बहुत ज़्यादा करती हूँ, ऑफ कोर्स। मैं तो मतलब मेरे लिए कहा जाता है आई एम क्वाइट क्रेजी एक्ट्रेस। यस। अच्छा, एक बात बताएं, शादी की अभी एक शोबिस की, हिंदुस्तान की एक खातून ने, राखी सावंत ने, हाँ जी। उसने क्या किया, उसने इंटरव्यूज किए, हाँ। लोगों की एप्लीकेशंस ली, सजेशन ली, पूरे हिंदुस्तान में उसे रिश्ते भेजे, पता नहीं उसके कोई 50 लाख तो रिश्ते आए। आपने तो नहीं भेजा? नहीं, मैंने नहीं भेजा सर, मैंने नहीं भेजा। मैं अगर भेजता तो पहले उसे मुसलमान होने का लेटर लिखता कि आप मुसलमान हो जाएं, उसके बाद आपसे बात करें। अच्छा। नहीं, एक बात बताएं, ये राखी सावंत ने ये तरीकाकार अपनाया, आप मुझे बताएं क्या ये आप कौन सा तरीका इख्तियार करेंगे अपनी शादी में? मुझे प्यार हो जाएगा, मैं शादी कर लूंगी। नहीं नहीं, वाकई हमें शादी उससे करनी चाहिए जिससे आपको प्यार हो, आई बिलीव। वैसे मैं आपको एक तरकीब बताता हाँ हूँ जी। जो मैं तजर्बे की बात कर रहा हूँ। शादी उससे ना करें जिससे आपको प्यार हो, शादी उससे करें जिसे आपसे प्यार हो। मतलब मुझे तभी प्यार होगा। नहीं, लेकिन मुझे ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन मुझे उसी से प्यार होगा जिसे मुझसे प्यार होगा। आई बिलीव दैट।
That's आपका my sixth बिलीव है ना, sense. आपका बिलीव है, ये तो कोई बात नहीं है। तो एक तो With a शायर ने भी strong लिखा, belief है। मैं तो मर के भी मेरी जान तुझे चाहूंगा, ये तो ड्राकुला वाली बातें हो Why गई। not? I mean, ड्राकुला वाली बातें हो ये गई। तो बातें हैं बिकॉज आई डोंट नो, लेकिन मैंने ऐसा सोचा है कि अगर कभी मैं शादी करूंगी कभी कभी लव मैरिज होगी, यस ऑब्वियस। कभी कभी मतलब अभी क्या, अभी तो इट्स लाइक टू अर्ली। आप कितनी माशाल्लाह सालगिरह मना चुकी हैं आप? इस बार मैं आपको बुलाने वाली हूँ। नहीं, मुझे जरूर बुलाइएगा, मैं है ना? जरूर आऊंगा। है ना? मैं तो, मुझे बताइएगा, 2 पैकेट मोमबत्ती काफी होंगे? नहीं, मैं हम लोग एक ही लगाते हैं। बस ये नो एक्स्ट्रा कैंडल्स। कोई एक्स्ट्रा कैंडल सब नहीं चेंज हो गया यार। अच्छा, तो शादी अभी आपने की नहीं है ना माशाल्लाह, तो अभी इंशाल्लाह ताला आपकी शादी होगी, हम सब आएंगे उसके अंदर। हाँ जी। तरीका कार क्या अपनाएंगी? आपने कहा बस देखूंगी प्यार हो गया शादी कर लूंगी। नहीं देखूंगी प्यार होगा ऐसा नहीं, बट परखूंगी 4-5 साल, 8-10 साल सोचूंगी, जब उसके अंदर से खांसी के आवाज आने लगेगी है तो उसे हाथ पकड़ के अस्पताल ले जाऊंगी, आई थिंक उसे बिस्तर पे लिटाऊंगी और डॉक्टर से कहूंगी क्या ये बच जाएगा? डॉक्टर कहेगा उम्मीद नहीं है, तो फिर आप उससे कहेंगे आई एम सॉरी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। क्योंकि आपकी कोई उम्मीद नहीं है। आई लव इट। नो, ऐसा है कि कुछ कह नहीं सकते। शादी मुझे लगता है दिल में जब आ जाए तब शादी करनी चाहिए। दिल में ही नहीं आती, दिमाग में आनी चाहिए। आप शादी दिल में ला रही हैं? दिल का काम है ब्लड सर्कुलेशन को पंप करना। अच्छा, दिमाग है कंप्यूटर। मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मैं एक्सप्रेशंस की बात करूंगी, और शादी मेरे लिए ऐसा ही होगा कि एक एक्सप्रेशन obviously it's a feeling, तो definitely। नहीं, एक इंसान पूरी जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं आप किसी के साथ? एक्सप्रेशन पे रुके बस। Okay. एक्सप्रेशन, आपने कहा शादी Expression। एक एक्सप्रेशन है। एक फीलिंग है। एक्सप्रेशन आप नॉट फीलिंग, डोंट से फीलिंग, आप बात करें एक्सप्रेशन। अच्छा, okay। शादी एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन आप कितनी देर होल्ड कर सकती? मैंने फीलिंग मतलब एक्सप्रेशन ऑफ नहीं, फीलिंग। जवाब वो दे ना, एक्टिंग में जवाब दे। एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन आप कितनी देर, गुस्से को होल्ड कितनी देर? फील नहीं करेंगे, एक्सप्रेशंस नहीं दे सकते आप। अच्छा। ऑब्वियसली देयर इज अ फीलिंग्स, तो फिर एक्सप्रेशन। शोहर कैसा दिमाग में है? डरपोक, डरने वाला, रात को दबे पांव घर में आने एकदम वाला, ब्लंट लाइक मी, एकदम ब्लंट bold। होना चाहिए। ऑब्वियसली आई मीन डू एंड डाई जैसी सिचुएशन होनी चाहिए। तो मतलब आपके घर में तो रोज छुरियां चलेंगी। डू एंड डाई मतलब क्या? तो फिर आप जैकी चैन से शादी कर ले। रोज वो हमारे जैकी चैन से शादी कर ले, वो भी उठ के ठक करके पंखे पे बैठ जाए, आप पकड़ के कोई चीज मारे ढम करे मसेरी के नीचे, वो खलाबाजी खाए खिड़की से निकल जाए। आपका शौहर ऐसा होना चाहिए। आई डोंट नो, कांट से, लेकिन होगा ऐसा ही कुछ इसी टाइप का होगा। कुछ, हाँ, कुछ अनोखी सी चीज होगी, मतलब वो अनयूजुअल। शेरे की जगह पे हेलमेट बांध के आएगा। बाइक पे आएगा। I'll sit on a bike and then अच्छा, आप शादी ऐसे क्यों नहीं कर लेती? बाइक पे आए बारात, बाइक पे आए बारात। मजा आ जाए। मजा आ जाए सच। हेलमेट पहना हुआ दूल्हा, ऐसे निकल जाए। अंदर मजबूत किस्म की कैप्स पहना हुआ, साथ में एड बॉक्स लेके आ रहा है। न्यूज़ भी होगी ना, इंटरेस्टिंग न्यूज़। First aid box कुछ is नया क्या? होना चाहिए। अच्छा, कभी अगर आपको पॉलिटिशियन का किरदार मिल जाए करने के लिए, कि किसी सियासतदान का रोल कर रही हैं आप, तो आप किसको आइडियल बनाएंगे? बेनजीर भुट्टो, डेफिनेटली। बेनजीर भुट्टो। बिल्कुल। आप चाहेंगी कि मोहतरमा जो है उनको बनाया जाए? और इसलिए कि पाकिस्तान में औरतों के पॉइंट ऑफ व्यू से शी वाज द ओनली लेडी जिन्होंने मतलब प्रूव किया, और इतनी ज़्यादा मतलब वो जिस तरह से वो बात करती थी, जो उनकी स्ट्रैटेजीज थी, जिस तरह से मतलब उनका एक सफ़र है जो हमें नहीं पता था। आई मीन उनके बाद ही जिस तरह से टेलीविज़न पे देखा, डेफिनेटली उससे ज़्यादा तो हम नहीं जानते थे, लेकिन जिस तरह से देखा, एक ऑक्सफोर्ड की पढ़ी हुई, एंड किस तरह से एक मट्टी पे ज़मीन पे बैठ जाती थी वो, तो वो जो उनकी फील थी वो मतलब आई रियली आइडलाइज हर। तो अगर मुझे कभी भी रोल मिला मैं डेफिनेटली। आप परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर किस किस्म के कैरेक्टर्स, डांसिंग कैरेक्टर्स ज़्यादा पसंद करती हैं, या रोने धोने वाले, जालिम शौहर की बीवी, मजलूम औरत, बच्चों को पाल रही है, दुख झेल रही है, नहीं, नौकरी के लिए धक्के खा रही है, ये, या कोई फैशन गर्ल, ग्लैमरस, और ये मैंने क्या? अभी मेरा एक सीरियल ख़त्म हुआ है शहजादी, उसमें एक सिंपल सी गांव की लड़की थी जो लास्ट में कनेक्ट हो जाती है गॉड से, सूफीज़म की तरफ चली जाती है। तो मैंने ऐसा रोल भी किया है, मैंने ग्लैमरस रोल भी किया है, मैं शोज़ भी करती हूँ। आई थिंक एज एन एक्ट्रेस मुझे जहाँ फील होता है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, आई शुड डू दैट। आई एम एंटरटेनर, सो आई थिंक दिस इज़ माई जॉब। तो आप एंटरटेन करती हैं फिर? या आई बिलीव ऑन दिस। मतलब आपका ये नहीं है कि मैं क्या, आप ये कहते हैं मुझे कैरेक्टर मिले तो मैं कर मेरे सकती हूँ? टाइप, हाँ, मतलब कैरेक्टर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मैं हर सीरियल नहीं करना चाहती। हिंदुस्तान की फिल्म में भी आप काम कर? हाँ, कजरारे। किसमें?
कजरारे फिल्म का वो नाम जो अमिताभ बच्चन पे गाना था, कजरारे हमारे पास कजरारे, हमारी फिल्म में भी गाना है कजरारे के साथ लेके उसमें इस फिल्म में किसके साथ है आप? हिमेश रेशमिया ही इज अ म्यूजिक डायरेक्टर और And he is hero या because he is producer. नो ही इज नॉट अ प्रोड्यूसर टी सीरीज की फिल्म है ये टी सीरीज के काम करता है वो सारे। हाँ मतलब टी सीरीज क्योंकि म्यूजिक कंपनी है तो उन्होंने हाँ, वो प्रोड्यूस म्यूजिक किया हुआ कंपनी में जानता हूँ, मेरे जानने वाले हैं वो। जी। अच्छा, उसमें आप कर रही हैं काम। अभी वो कोई करके भी तो आई थी एक फिल्म आप। वो बहुत पहले कोई 2 साल पहले शायद वो एक एक्सपेरिमेंट किया था मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए अपने शोबिज में। इंटरेस्टिंग बात आपको मैं ये बताती हूँ कि मैंने शुरू में कुछ चीज़ें की तो मुझे लगा नहीं मतलब इससे बेटर होना चाहिए और फिर कैसे होना चाहिए। सो आई ग्रूम माई सेल्फ। ऐसा नहीं है आई एम नॉट द पार्ट ऑफ एनी लॉबी और कोई ऐसा नहीं था कि मुझे किसी ने सिखाया और मैंने इसी फील्ड से अच्छा बुरा काम करते करते सीखा। सो वो फिल्म जो थी वो मेरा एक एक्सपेरिमेंट था और फिर मैंने कहा कि अगर कभी भी फिल्म करूंगी तो शुड बी द मेन लीड और सोलो हीरोइन, अदरवाइज आप डायरेक्टर कौन है? पूजा भट्ट। पूजा भट्ट, महेश भट्ट की जो हाँ, बेटी हैं। हाँ जी। महेश भट्ट वो मीरा वाले जो इतने आते रहे, इतने आते रहे, इतने आते रहे पाकिस्तान। भट्ट साहब- बाबा भट्ट हो गए वो, बाबा भट्ट। भट्ट साहब इज लाइक आई थिंक उन्हें पाकिस्तान से कुछ मोहब्बत है, मुझे ऐसा फील हुआ है जिस तरह वहाँ पे वो मेरे साथ भी बात करते थे। पाकिस्तान से उन्हें मोहब्बत है जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तान में नहीं रहते, उन्हें पाकिस्तान से मोहब्बत है। इस लफ्ज़ को पकड़ के बैठिएगा। हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और बात करते हैं मोना से कि जो पाकिस्तानी नहीं है उन्हें पाकिस्तान से मोहब्बत है, तो क्या जो पाकिस्तानी है उनको पाकिस्तानी से मोहब्बत नहीं है? विल राइट बैक एंड फिर गुफ्तगू करते हैं मोना लेज़ा के साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मौजूद हैं हम इस वक्त आपके सामने और हमारे मेहमान हैं मोनालिज़ा और सैयद मखदूम जावेद हाशमी साहब। जावेद हाशमी साहब, मैं जहां सवाल छोड़ के गया था वो सवाल को मैं 1 मिनट के लिए ठहरा रहा हूं आपके पास। मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूं कि हमारे यहाँ सियासी, जो मैंने अभी से कुछ देर पहले आपसे अर्ज़ भी की थी कि ऐसा क्यों मुमकिन नहीं हो रहा कि तमाम सियासतदान 20-25 साल का एक एग्रीमेंट करें आवाम के सामने और सब अपने इख्तलाफात को ख़त्म कर दें कि यार इतने अरसे हम सिर्फ पाकिस्तान के लिए बनाने की बात करेंगे, पार्टी मजबूत नहीं करेंगे, पाकिस्तान मजबूत करेंगे। लेकिन इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि वजूद को ना मानना भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। यानी कि अवामी मैंडेट जो लोगों लेकर के आए हैं और जो आवाम के वोट लेकर के आए हैं, अगर वो एक दूसरे को तस्लीम नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है, ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट है और मेरा ख्याल है सियासी जमातों में ये है। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में कि हमें एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करना चाहिए? मैं पहले तो 2-3 छोटी छोटी बातें जो हमारी रह गई अधूरी। जी जी। एक तो आपने कहा था मैंने 3-4 जगह से इलेक्शन लड़ा और जीत गया, लाहौर से, पिंडी से, मुल्तान से। मैंने तालिब इल्म के तौर पर भी वो अपने पूरे पाकिस्तान को अपना हल्का इंतखाब समझा था। जब मैं सियासत में हिस्सा लूँगा तो मैं तमाम पाकिस्तान के अवाम के लिए ही सोच रखता था, मेरी किसी एक जगह के लिए महदूद नहीं थी। तो इसलिए नेशनल उस पे वो मैं शुरू से मेरी ट्रेनिंग ये हो गई। और कराची शहर जो है इसको मैं मेरे ख्वाबों में ये जमहूरियत का सबसे बड़ा किला था। मैं समझता हूँ कि जब इस्लामाबाद का शहर बनाया गया तो वो पाकिस्तान तोड़ने की ईंट रख दी गई थी। दूसरी बात जो मैं छोटी सी अर्ज करूँगा, ये जो पाकिस्तान सरजमीन है ये अब भी ये जो है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। ये ख्वाबों की सरजमीन था, आज भी है और अपॉर्चुनिटीज़ की है। यहाँ पे सेंट्रल एशिया से लोग आ रहे हैं, कुर्दिस्तान से आ रहे हैं, बर्मा से आ रहे हैं, थाईलैंड से आ रहे हैं, फिलिपींस से आ रहे हैं, श्रीलंका से आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये मुल्क जो है ये उम्मीदों का मुल्क है, ये मोहब्बतों का मुल्क है और ये तरक्की करने वाला मुल्क है। इसके अंदर खराबी एक ही हुई है कि हम एक दूसरे का, जो आप कहते थे पाकिस्तानी ना हो, जो बाहर हैं वो ज़्यादा पाकिस्तान को चाहते हैं, इस जो रह रहे हैं, हमारी खराबी एक ही हुई है कि हमने बदनज़मी की है, एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम नहीं किया। अगर फ़र्ज़ करें ये शहर है, MQM के को यहाँ से वो मुंतखब होती है तो मैं उसको सबसे पहले
मुझे चाहिए, हमें तमाम जमातों की चाहिए अभी वो तो कि उस- मुंतखब हैं उस- already। अब नहीं आप है। बताइए, मैं आप कहता हूँ mandate उनके तस्लीम मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। मैं तो सबका कह रहा हूँ, क्योंकि मैं कराची में बैठा बात कर रहा नहीं, हूँ। मैं कराची तो में आपसे एक आई एम सॉरी कि मैं आपको थोड़ा सी बात कर रहा हूँ, मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैंडेट तो एमक्यूएम के पास है सिंध का। उसका एहतराम आप क्या कहते हैं, इसका एहतराम करना मैं चाहिए? उसको तस्लीम करता हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ ना तस्लीम करने वाला। मैं कहता हूँ सियासी अमल का तकाजा है कि उसको तस्लीम किए बगैर पाकिस्तान का ये पूरे मंसूबे पूरी तरह इसको ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो ही नहीं सकते जब हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वेरी गुड सर, बहुत खूबसूरत बात की। ये एक कंफ्यूजन, ये एक डिस्प्यूट, बातें जो होती है ना, अब इनका देखिए ना, इन्होंने कहा जी हम इस्लामाबाद लेके जा रहे हैं दारुल खिलाफा, वहाँ के लोगों को कोई इतना फ़ायदा पहुँचता तो आज भी पूरे फाटा से दूसरी जगहों से कराची में आके छोटी छोटी नौकरियां करने के लिए आना पड़ता है। सही बात। अगर वहाँ सब कुछ मिल जाता तो फिर- दारुल हुकूमत सिर्फ लेके गए हैं इक़्तिदार पर कब्जे के लिए और दूरी पैदा करने। जमहूरियत को कत्ल करने के लिए, और पाकिस्तान को, मशरकी पाकिस्तान को धक्का देके पाकिस्तान के ऊपर एक ख़ास तबके का कंट्रोल करने के लिए। वरना कराची में आज दारुल हुकूमत होता तो ये दुनिया के अजीम शहरों में भी होता और तरक्की की लामिसाल दास्तानें यहाँ पे जो है जन्म ले चुकी। वो यहाँ पे लिखी जा रही होती। कि साहिब, हमने बहुत खूबसूरत बात। जावेद हाशमी साहब ने जो बात की है, इतनी प्यारी बात की है आपने, जो मैंडेट की बात की है, यही एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है एक्चुअली, यही डिस्प्यूट होते हैं। अच्छा एक बात बताएं, मैं तो साहब से इसलिए बात कर ली कि शाह साहब को मैं मतलब मैंने देखा कि एक ऑनेस्ट आदमी है और इमोशनली पाकिस्तान से बहुत हद से आगे जाके प्यार करते हैं। ये बताइए क्या फ्यूचर क्या देख रही हैं आप इसका, जिस जिस प्रोफेशन में आप हैं? इस प्रोफेशन में फ्यूचर है ऑफ कोर्स, लेकिन हमारी कंट्री के साथ बहुत रिलेट करता है करती है हमारी इंडस्ट्री। ये एक सबसे बड़ा सच है, क्योंकि अमन नहीं है, अमन नहीं है इंटरनेशनली वो, क्योंकि मार्केट नहीं है, हमारे मार्केट नहीं है हमारे पास, वैसे प्रोड्यूसर्स नहीं है हमारी इंडस्ट्री में, उतना Facilities पैसा नहीं नहीं है, है। या पैशन है, सब कुछ है, लेकिन बस इन चीज़ों की वजह से आज हम जहाँ हैं, हम इससे पता नहीं कितना आगे जा चुके होते, लेकिन बस इन्हीं चीज़ों की वजह से वी जस्ट स्टॉप। और उसके लिए एक होपफुल हैं, लेकिन पाकिस्तान की रैपो के साथ ही आई थिंक सारी चीज़ें मैटर करती हैं। मैं अपना एक मौक़िफ़ देना चाहता हूँ कि मैं अपने मौक़िफ़ से पहले कि जो बात मैं कहूँ, मैं चाहूँगा हाशमी साहब से कि आप फरमाएं कि क्या आप मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे मुल्क जो है वो तरक्की के रास्ते पे आ जाए। एक कौन सी एक लाइन है जो हमारी कौम को अपनानी चाहिए? एक तो ज़हन से ये निकाल दें कि एक आध कोई मसीहा आएगा और मुल्क ठीक हो जाएगा। मसीहा यही अवाम है और इनके ज़रिए से ही इनकलाब आ सकता है, अवाम के बगैर तब्दीलियाँ नहीं आ सकती। उसमें लाइन सीधी सी है जो कहा है, मोनालिसा आप कह रहे हैं नाम, तो अच्छी बात की है कि मैं जो जहाँ से अच्छी बात कहे पिक उसको करो। पिक करना चाहिए कि हर एक को अपना काम करना चाहिए, दूसरे के काम को नहीं संभालना चाहिए। हमारे यहाँ एक अगर ज़िम्मेदारी है फ़ौज की तो वो अपना मुल्क के दिफा के लिए सरहदों का दिफा करे। ठीक। सियासतदानों का पूरी दुनिया ने जो फ़ायदा उठाया है, बुरे हैं या अच्छे हैं, अगर राबड़ी देवी भी आ जाती है, फूलन देवी भी आ जाती है, लोग वो कहते हैं इन्होंने मुंतखब किया है, लोग ही इसको रिजेक्ट मैंडेट करें, का एहतराम करें। एहतराम करें, लोग ही रिजेक्ट करें, लोग कर भी देते हो उन डाकुओं को, लेकिन जब तक आवाम उनको लाते हैं एहतराम करें, उनको काम करने दें। जर्नैलों का काम जर्नैल करें, उस्तादों का काम उस्ताद करें, फनकारों का काम करें, सियासतदान सियासतदानों का काम करें, उलमा का काम करें। अगर हर आदमी कलाशनकोफ, आलिम है वो भी कलाशनकोफ उठा लेगा, और जो जर्नैल होगा वो इक़्तिदार का लगाम अपने हाथ में रख लेगा, और सियासतदान जो है वो लूट माट करके इंडस्ट्रियलिस्ट या दौलत जमा करना शुरू कर देगा। फनकार जो है वो अपने फ़न को बेचकर उसको निचले सतह पर ले आएगा।
तो ये हमारे लिए रास्ता नहीं होगा। जो अपना अपना काम अगर हमने करना शुरू कर दिया तो ये मुल्क जन्नत बन जाएगा। Very nice. हमें अपना काम करना है, हमें अपना काम करना चाहिए। हर आदमी अपने अपने फील्ड में अपनी लिमिटेशन में अपनी सलाहियतों का अपनी बाउंड्री वॉल के अंदर काम करे और दूसरे के काम में मदाखलत ना करे। तनकीद करे तो बिला वजह की ना करे, तामीरी हो, सोच भी तामीरी हो। और हम सब ये सोच कर काम करें कि हम सब जिस जिस मुकाम पे हैं, अगर हमें आवाम ने मुंतखब किया है तो हम उसकी राय का एहतराम करें। हाशमी साहब की एक बात मुझे बहुत पसंद आई प्रोग्राम में, सबसे अच्छी बात मुझे उनकी ये लगी है कि उन्होंने कहा कि जो अवामी मैंडेट है उसका एहतराम किया जाए और उसका एहतराम करना चाहिए। अगर आप उसका एहतराम नहीं करते, इसका मतलब है आप आवाम का भी एहतराम नहीं करते। तो इन ख्यालात से एक डिस्प्यूट तो बिल्कुल सामने वाज़े हो जाता है कि हमें एहतराम करना है एक दूसरे को, जो जिसको आवाम ने दी है जिम्मेदारी। और जो फ़नकारों की जिम्मेदारी है, फ़नकारों को चाहिए अपने कल्चर के फ़रोग के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए जो आपके व्यूवर्स हैं, ऐसे मैसेजफुल, ऐसे थाटफुल, ऐसे म्यारी ड्रामे, ऐसे सीरियल बनाएं जिनसे हमारे बच्चे बिगड़े ना बल्कि सुधरें। मोनालिसा आपका, जावेद हाशमी साहब आपका, मैं बेइंतहा मशकूर हूँ। और ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात थी कि मैंने आपको इंटरव्यू किया, आपसे मिला, आपसे बातचीत की। हमारे प्रोग्राम की पूरी टीम आपकी मशकूर है, हमारा इदारा आपका मशकूर है। एंड थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती, ज़िंदगी अता फरमाए और अल्लाह करे कि मेरी आपकी मुलाकातें जारी रहें और अल्लाह आपको फिर कभी जेल ना लेके जाए। थैंक यू वेरी मच मुना, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू, आप तशरीफ लाएं। थैंक यू वेरी मच खातिन हज़रात, आपकी मोहब्बत और आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।